Hello students, today we will start chapter 5th in history, rulers and buildings. In this chapter, we will know about the architecture system between the 8th and the 18th century. इससे पहले के चैप्टर्स में हमने मुगल डायनेस्टीज़ के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में और न्यू डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा, जैसे कि चोल डायनेस्टी है, राजपूतों के बारे में पढ़ा, पाल डायनेस्टी, ट्रिपरटाइट स्ट्रगल के बारे में पढ़ा। लेकिन इस चैप्टर में हम बिल्डिंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, आर्किटेक्चरल सिस्टम के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि उस टाइम पीरियड में किस तरीके की बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करवाया जाता था और किस तरीके के पैटर्न को फॉलो किया जाता था। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Between the 8th and the 18th centuries, king and their officers built two kinds of structures. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, the first kind is forts, palaces, tombs, garden residences, temples, and the second types mosques, tanks, well, caravanserais. अब यहाँ पे जो रूलर्स हुआ करते थे वो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स या फिर अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स को क्यों बनाया करते थे। पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है, अपनी वेल्थ को शो करने के लिए, अपने प्रेस्टीज को शो करने के लिए कि अपनी पावर को, कि हम कितने पावरफुल हैं। इसलिए भी जो रूलर्स हुआ करते थे वो टेम्पल्स का, पैलेसेस का, फोर्ट का निर्माण करवाया करते थे। और जो उनके ऑफिसर्स हुआ करते थे या फिर छोटे छोटे जो उनसे मर्चेंट्स हुआ करते थे वो भी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, जैसे लार्ज मैंशंस हैं, हवेलीज हैं, इनका निर्माण 18th सेंचुरी में करवाया जाता था। Now our first topic is engineering skills and constructions. Monuments provide an insight into the technologies used for construction. अगर हम उस टाइम पीरियड के मॉन्यूमेंट्स को देखें, पैलेसेस को देखें, फोर्ट्स को देखें, तो उनके अंदर किस तरीके की टेक्नोलॉजी का उस टाइम पे यूज़ किया जाता था, ये सोच के इंजीनियरिंग का हमारे दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता था। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल। अगर हम उस टाइम पीरियड की रूफ, छत का ही एग्जाम्पल ले लें, वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स। यहाँ फिगर 2a में आपको आसानी से आप देख सकते हैं किस तरीके से बीम्स के ऊपर रूफ के लिए किसी स्लैब का यूज़ किया जाता है। स्लैब ऑफ स्टोन, स्लैब मतलब होता है तख्ता टाइप का। बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ लार्ज रूम विद एन एलोबरेट सुपर स्ट्रक्चर। लेकिन दिक्कत तब आती थी जब हमें किसी सुपर स्ट्रक्चर, किसी बड़े पैलेस या फोर्ट का निर्माण करना हो। दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स। और इसके लिए हमें और ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत पड़ती थी, ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी कि किस तरीके से उसे बनाया जाए। Between the 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors and windows to buildings. धीरे धीरे 7th सेंचुरी से 10th सेंचुरी में आते आते जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कमरे, ज़्यादा से ज़्यादा दरवाजे और खिड़कियों को बिल्डिंग में ऐड करना शुरू कर दिया। Roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns. A style of architecture called Trabeate और कोर बेल्ट, इस तरीके का जो पैटर्न था जिसमें खंभों के ऊपर स्लैब्स के, स्टोन के स्लैब से जो छत बनाई जाती थी उसे ट्रेबिएट या फिर कोर बेल्ट स्ट्रक्चर कहा जाता था, जो आप फिगर 2.a में भी देख सकते हैं। बिटवीन द 8th and 13th century, the Trabeate style was used in the construction of temples, mosques, tombs and in buildings attached to large stepped wells, baolis. ब्योलीज क्या होता है? एक तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अंडरग्राउंड यानी ग्राउंड की साइड अंदर निचले हिस्से में एक तरीके का बहुत बड़ा कुआं होता है, एक तालाब जैसा होता है, जिसे ब्योलीज कहा जाता है। इन पेज नंबर 62 आपको यहाँ पे दो फिगर दिए गए हैं, फिगर 3a एंड फिगर 4। एंड फिगर 3b में आपको यहाँ पे एक मंदिर के अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसका पूरा का पूरा इंटीरियर है, वो दिखाया गया है। टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी में किस तरीके से मंदिरों का निर्माण किया जाता था वो इसमें दिया गया है। द कंदरिया महादेवा टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा, जो फिगर 3a में दिया है, वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धंगदेवा ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। फिगर 3b इज द प्लान ऑफ टेम्पल। यहाँ पे एक प्लान दिया गया है पूरा कि किस तरीके से मंदिर का कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। इसमें मेन चीज़ आपको ये बताई गई है, जो इसका गेटवे है, जो मेन जो गेट है एंड ऑर्नामेंटेड, उसे काफ़ी बढ़िया तरीके से नक्काशियों से बनाया जाता था। एंड द मेन हॉल महामंडपा, और जो उसका वहाँ का मेन हॉल है महामंडपा, वे डांस पर परफॉर्म्ड, आपने टीवी सीरियल्स में या फिर मूवीज़ में देखा होगा, जहाँ पे मंदिरों का जो सीन दिखाया जाता है, तो वहाँ पे जो मेन जो उनका बरामदा जिसे आप कह सकते हैं, जिसे यहाँ पे महामंडपा कहा जा रहा है, वहाँ पे
डांसेस परफॉर्म किए जाते थे। द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज केप्ट इन द मेन श्राइन, और जो मेन जो गॉड या गॉडेस हुआ करते थे उनका मेन श्राइन गर्भगृह, जो मेन सबसे अंदर वाला जो पोर्शन हुआ करता था वहाँ पे रखा जाता था, और जहाँ जो रिचुअल्स किए जाते थे, पूजा पाठ वगैरह वहाँ के राजा महाराजाओं के द्वारा किए जाते थे, और किसी जो कॉमन पीपल आम इंसान को वहाँ एंटर होने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी। Two technological and stylistic developments are noticeable from the 12th century. First, the weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by arcs. Arcs मतलब होता है जो इस तरीके का धनुष के आकार का जो आप यहाँ पे शेप देख रहे हैं उसके लिए। तो सुपरस्ट्रक्चर अबव द डोर्स, तो जो विंडोज़ और डोर्स उस टाइम पे बना करता था उसके ऊपर इस तरीके का एक आर्क धनुष के आकार का एक शेप दिया जाता था। दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वॉज कॉल्ड आर्क्यूएट, और इसी फॉर्म को हम आर्क्यूएट उस टाइम पे कहते थे, जो कि सेमी कर्व शेप में इस तरीके से मुड़ा हुआ हो। सेकेंड, लाइमस्टोन सीमेंट वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन के वर्क के लिए लाइमस्टोन का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता था, क्योंकि लाइमस्टोन एक ऐसा सीमेंट है जो स्टोन के ऊपर जब उसे डाला जाता था उनकी जो बीच में गैपिंग हुआ करती थी वो एक कंक्रीट का काम किया करता था, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाया करता था। दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट विच when मिक्सड with stone chips hardened into concrete. This made construction of large structures easier and faster. जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन का काम है बहुत इजीली हो जाया करता था, क्योंकि ये दो स्टोन्स को आपस में बहुत अच्छे से जोड़ दिया करता था। यहाँ आपको फिगर 6 में भी दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क किया जा रहा है। द नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टैंक्स। Temples and mosques were beautifully constructed because they were place of worship. They were also meant to demonstrate the power. अब जो टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टैंक्स ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी, ये ज़्यादातर जो आपकी जगह हैं, मंदिर है, मस्जिद है, ये वर्शिप प्लेसेस है, यहाँ पे वर्शिप की जाती है। दे वर ऑल्सो मीन टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, और इन सभी के निर्माण से जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो रूलर्स हुआ करते थे, अपनी पावर को, अपनी वेल्थ को दिखाते थे, डेमोन्स्ट्रेट किया करते थे। एंड डिवोशन ऑफ द patron. Take an example of the Rajarajeshwara temple. An inscription mentions that it was built by King Rajarajadeva for the worship of the ruler and the god are very similar. वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन, राजराजेश्वर टेम्पल में एक इंस्क्रिप्शन मिला। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है दीवारों पे, स्टोन्स पे जो खुदाई करके जो उसमें लिखा जाता है उसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो वहाँ इंस्क्रिप्शन में ये लिखा है कि जो वहाँ का रूलर है और जो गॉड है वो दोनों ही एक है, यानी कि इस इंस्क्रिप्शन के थ्रू जो रूलर है वो ये बताना चाहता है कि गॉड और वो उनकी पावर सेम है। इसी को थोड़ा डिटेल में आपको नीचे पैराग्राफ में दिया गया है। मुस्लिम सुल्तान्स एंड पादशाहs डिड नॉट क्लेम टू बी इंकारनेशंस ऑफ गॉड। इंकारनेशन मीन्स होता है अवतार किसी चीज़ का, जैसे हमारे हिंदू समाज में कहा जाता है कि ये राम जी हमारे विष्णु जी के अवतार थे, इस तरीके से। लेकिन मुस्लिम सुल्तान और जो बादशाह हुआ करते थे उनके रिलीजन में जो अवतार है इनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी, यानी अवतारों पर विश्वास नहीं किया जाता था। बट पर्सियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शेडो ऑफ गॉड। लेकिन अगर हम पर्सियन कोर्ट में, क्रॉनिकल्स का मतलब वो क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम किसी क्रम में सिक्वेंस में पढ़ते हैं घटनाओं को, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि पर्सियंस ने सुल्तानों को शेडो ऑफ गॉड यानी भगवान की परछाई कहा है। बेशक वो उनके अवतारों पे, उनके जो बर्थ होते हैं उन पे विश्वास नहीं करते, लेकिन उस क्रॉनिकल्स रिकॉर्ड में उन्हें शेडो ऑफ गॉड कहा गया है। जैसा कि आपने दोनों ही एग्जाम्पल्स में पढ़ा कि जैसे राजराजेश्वरा टेम्पल है या फिर जो मुस्लिम्स हैं उनके थॉट्स क्या हैं, वो किस तरीके से रूलर का कंपैरिजन गॉड से करते हैं और अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। As each new dynasty came to power, king wanted to emphasize their moral right to be rulers. Constructing places of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God, especially important in an age of rapid political change. Rulers also offered patronage to the learned and pious and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame to their rule and their realm. कई बार राजा महाराजा ये किया करते थे कि कई सारे पॉलिटिकल चेंजमेंट जो उनके किंगडम में या फिर उनके रूलिंग टाइम पे जो हुआ करते थे उसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों को ऑफर्ड पैट्रोनेज, संरक्षण या दूसरों की प्रोटेक्शन करना। और किसकी प्रोटेक्शन करना? टू द लर्नेड। लर्नेड मतलब होता है इंटेलेक्चुअल,
जो ज्ञानी लोग हुआ करते थे, पीयूष, पीयूष मतलब होता है पवित्र, ऐसे लोग जो हुआ करते थे, जो धार्मिक या फिर रिचुअल्स का, जो आपके धार्मिक कर्मकांड हैं उनमें लगा करते थे, उनको जो राजा महाराजा है अपने वहाँ संरक्षण दिया करते थे और ये बताने की कोशिश किया करते थे कि उनका जो गॉड है, गॉड के साथ लिंक बना हुआ है, राजा के अंदर उतनी पावर जितनी कि गॉड के अंदर। और कई बार तो ऐसे ही धार्मिक स्थलों पे वो अपने कैपिटल्स को ट्रांसफॉर्म भी कर दिया करते थे और बड़े बड़े शहरों का निर्माण करवाते थे, बड़े बड़े किले बनवाया करते थे। इट वॉज वाइडली बिलीव्ड दैट द रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ plenty when the heavens would not withhold rain. At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservoir was highly praised. Sultan Iltutmish won universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi-e-Kunha. It was called the Hauze Sultani or the King's Reservoir. सुल्तान इल्तुतमिश ने यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग की काफ़ी सराहना की जाती है क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा रिजर्वियर बनाया जस्ट आउटसाइड दिल्ली ए कुन्हा। इट वॉज कॉल्ड हौज सुल्तानी, जिसको हौज सुल्तानी के नाम से भी जाना जाता है या फिर किंग्स रिजर्वियर के नाम से भी जाना जाता है। वाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड ना, मंदिरों को डिस्ट्रॉयड क्यों किया गया? आपने इससे प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि आपको बताया गया था कि सोमनाथ टेम्पल को 17 टाइम्स लूटेड किया गया, लूटा गया। बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन टारगेटेड दीज बिल्डिंग्स। अभी आपको बताया गया था कि राजा महाराजा अपनी पावर एंड वेल्थ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया करते थे और जब कोई दूसरे रीजन का, दूसरे एम्पायर का राजा उन पर अटैक किया करता था अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो इन मंदिरों पे भी अटैक किया करता था। इन द अर्ली 9th century, when the Pandyan king Srivallabha invaded Sri Lanka and defeated the king Sen first, the Buddhist monk and chronicler Dhambakirti noted he removed all the valuables. The statue of the Buddha made entirely of gold in the jewel palace and the golden images in the various monasteries. तो उस टाइम पे जो पांड्यान किंग थे उन्होंने क्या किया, जो बुद्धा टेम्पल के अंदर जितने भी गोल्ड के आइटम्स थे, जितने भी उनके वहाँ के आइडल्स थे, जो मूर्तियाँ थी, उनको वहाँ से निकाल लिया। ऑल दीज ही सीज्ड, और उन पर अपना कब्जा कर दिया, उन्हें बंद कर दिया गया। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ द सिनहालीज रूलर Sena II ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas. और इसके बदले सेन फर्स्ट को पांड्यान किंग ने हरा दिया था और श्रीलंका के इतने सारे जो चीज़ें हैं, बुद्धा के जो आपके गोल्ड के जो उनके आइडल्स थे, उन सबको क्या किया, लूट लिया गया, सीज कर दिया गया। तो इसी को रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, तो उसके बाद जो उसका सक्सेसर बना उसने मदुरई पे इन्वेड कर दिया। The Buddhist chronicler noted that the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha, और बाद में मदुरई पे कंट्रोल करने के बाद दोबारा से बुद्धा के स्टैचू को वहाँ पे रिस्टोर यानी कि रखा गया। Similarly in the early 11th century, ठीक ऐसे ही 11th century में when the Chol king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it. राजेंद्र फर्स्ट ने अपनी राजधानी में शिवजी का एक मंदिर बनवाया। He filled it with prized statues, और उसने इस मंदिर के अंदर जितने भी जीते हुए स्टैचूज थे, जो मूर्तियां थी, जो उसने सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स, जिन राजाओं को उसने हराया था, उन राजाओं के किंगडम से उसने बहुत सारे स्टैचूज, मूर्तियां लाके अपने इस मंदिर में रखवाई। एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड, जिसमें से कुछ मूर्तियां अ सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्यास को हरा के वहाँ से सूर्य स्तंभ को वो लेके आया। अ गणेशा स्टैचू, गणेश जी की मूर्ति, एंड सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा, और दुर्गा माँ की मूर्तियाँ। अ नंदी स्टैचू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्यास, एंड इमेज ऑफ भैरवा, अ फॉर्म ऑफ शिवा, जो कि शिव जी के ही एक रूप माने जाते हैं। एंड भैरवी फ्रॉम द कलिंग्स ऑफ ओडिशा, और ओडिशा के राजा से जीत के उन्होंने भैरवी की मूर्ति। एंड अ काली स्टैचू फ्रॉम द पाल्स ऑफ बंगाल। इस तरीके से राजेंद्र फर्स्ट ने जो एक चोल किंग है, उसने जहाँ जहाँ से जिन जिन एम्पायर में उसने अपना कंट्रोल किया, वहाँ से उसने वहाँ के स्टैचूज़ को लाके अपने इस मंदिर में रखवाया। तो कहीं ना कहीं इन एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि राजाओं ने अपनी पावर को, अपनी वेल्थ को इन टेम्पल्स के थ्रू एक्सपेंड तो किया, डेमोन्स्ट्रेट तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं इन टेम्पल्स के डिस्ट्रॉयड होने का कारण भी यही पावर और वेल्थ बने।
So students, here we have completed the first part of this chapter, and you have to write down the given question answers in your fair notebook and also find out the answers of the given questions with the help of this video and write it in your fair notebook. Thanks for watching.